Hello everyone. Today we are going to discuss the infrared spectroscopy and metal carbonyls. Okay, so infrared spectroscopy, it is extensively used to characterize metal carbonyls. क्यों ऐसा कि जो infrared spectroscopy है, it is why it is extensively used? क्योंकि जो CO stretching है जो है it gives a very strong और शार्प बैंड, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग और शार्प बैंड होता है इट इज इन वेरी अनक्राउडेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये अनक्राउडेड रीजन का मतलब क्या है कि अगर मान लिया कोई और भी लिगेंड है, मेटल कार्बोनिल में कोई और भी लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये जो बैंड होगा इट इज वेल सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी अदर लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल। मतलब वो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपको बिल्कुल अलग से दिखेगी, चाहे और जितने मर्जी लिगेंड उसमें हो उनसे बिल्कुल वेल सेपरेटेड होगा वो, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल जो है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब CO जो बॉन्ड लेंथ्स है और उनकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज है वो जनरली एग्रीमेंट में होते हैं, ठीक है, विद द पाई बैक बॉन्डिंग मॉडल। देखो CO की बॉन्ड लेंथ और IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और तीसरा मैं बोल रहा हूं पाई बैक बॉन्डिंग, सो दे आर इन वेल एग्रीमेंट विद ईच अदर। क्यों ऐसा? क्योंकि जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ध्यान से देखना, पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी CO जो है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने? पाई बैक बॉन्डिंग जितनी बढ़ेगी उतना CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है कम होगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है ना। पाई स्टार ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, उस वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है डिक्रीज हो रहा है, तो CO का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगा, तो बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक। इसलिए IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती जाएगी? कम। तो ये वेल इन एग्रीमेंट होते हैं विद ईच अदर, ठीक है। ये बात दिमाग में फिट कर लेना आप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है किसी भी बॉन्ड की वो डिपेंड किस पे करती है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ अ बॉन्ड वो डिपेंड करती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। और किससे मेजर करते हैं इसको? बाय फोर्स कांस्टेंट। किससे मेजर करते हैं? बाय फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 पाई C अंडर रूट K/μ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो इसमें व्हाट इज K है फोर्स कांस्टेंट, और ये जो फोर्स कांस्टेंट है वो डिटरमिन करता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड, क्लियर। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड की, उतना उसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ये जो म्यू है दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अगर मान लिया दो एटम्स हैं जिनका मास M1 एंड M2 है, ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास उसका फाइंड आउट करें तो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, क्योंकि ऐसे हम लिखते हैं 1/μ इक्वल टू 1/M1 प्लस 1/M2, ठीक है। ये रिलेशन होता है। तो वही एलसीएम लो M1 इंटू M2 तो ऊपर आ जाएगा M1 प्लस M2, तो म्यू क्या आ जाएगा? M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और C क्या है? C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट यू नो कितनी होती है? इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर में लेना है
तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, ये हो गया। और अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि जो म्यू आ रहा है, मतलब कि वेव नंबर की टर्म में हो गया ना एक किस्म का ये, है ना। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो म्यू बार है, एक तो डिपेंड करती है, डायरेक्ट रिलेशन है विद फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एज जो स्ट्रेंथ है ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस, अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज। नाउ कम टू द सेकंड है कि जो वेव नंबर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास, स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास। इसका मतलब अगर रिड्यूस्ड मास जो है वो इंक्रीज करता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज। ओके, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है फ्री सीओ की दैट इज 2143 पर सेंटीमीटर, ये आपको याद ही रखनी बेटा, इट इज 2143 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई है? प्योर सीओ की। और प्योर सीओ में यू नो देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये होता है 2143 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं वही फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूं सीओ पॉजिटिव की, ठीक है, तो वैल्यू जो है ना बताओ बढ़ेगी कि कम होगी? अब देख लो, आप याद रखना कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सीओ में, सीओ का जो होमो है, जरा ध्यान से याद करो किसका? एमओ डायग्राम ऑफ सीओ। तो होमो जो है ऑफ सीओ वो कौन सा है? कौन सा था, याद है? जो लोन पेयर था किसका? कार्बन का। कार्बन का लोन पेयर, जो कार्बन पे लोन पेयर आता है ना, ठीक है, वो है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं सीओ, और मैंने लिखा था वहां पे कि इसमें क्या होता है? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। क्या होता है? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, स्पेशल मेंशन किया था। तो इसका मतलब जब हम CO पॉजिटिव लिखूंगा मैं, इसका मतलब वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग। किससे रिमूव कर रहा हूं? एंटी बॉन्डिंग से। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो CO पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3.5 होता है, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाती है, एंड इट्स वैल्यू इज 2184 पर सेंटीमीटर। याद रखना ये, ठीक है। अब आ जाओ कि CO की, अब जब आप उनके स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे तो देखो मेटल में एक तो होता है कि टर्मिनल CO, है ना। CO टर्मिनल मीन्स जो दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, और एक होता है ब्रिजिंग CO, वो भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ब्रिजिंग CO और जो टर्मिनल CO है उनका भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिफरेंट, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ CO टर्मिनल वो किस रेंज में होता है? वो देखो उसकी अब क्या हो जाएगा कि मेटल जो है वो बैक डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन, पी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई और पाई स्टार बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? CO के पाई स्टार ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब डिक्रीज। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ CO की डिक्रीज हो जाएगी। अगर CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएगा।
सो वो किस रेंज में आता है, 2120 टू 1850 पर सेंटीमीटर, इस रेंज में आता है वो। और अगर ब्रिजिंग होगा तो ब्रिजिंग जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं दो मेटल से। देखो बैक डोनेशन होती है दो तरफ से, इसका मतलब इसको तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे पाई स्टार में, तो बॉन्ड और ज्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और कम हो जाती है, और इसका रेंज होता है 1850 टू 1750 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम μ2 भी लिखते हैं। μ2 क्यों, μ2 का मतलब क्या है, अगर मान लिया ऐसा लिखा है या μ2 लिखा है, μ2 का मतलब है कि जो CO है उसको दो मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पाई बैक बॉन्डिंग दो मेटल से हो रही है। एक μ3 भी होता है, क्या बोला मैंने, μ3 का मतलब ये है कि जो CO है, CO जो है उसके साथ कितने मेटल अटैच है, 3। क्लियर, मतलब मैं यहां CO लिखूं और C के साथ 3 मेटल अटैच हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं μ3। तो इस केस में क्या होगा, और ज्यादा बैक डोनेशन होगी, समझिए ना, 3 मेटल बैक डोनेट करेंगे तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है और कम हो जाएगी, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, बट CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो और कम होती जाएगी, और ये रेंज आती है 1730 टू 1620 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है सारे फ्री CO, CO पॉजिटिव, टर्मिनल CO, ब्रिजिंग CO और μ3 CO, इन सब का मैंने आपको बता दिया, और विद रीजन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि जो फ्री CO था उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो तो 2143 पर सेंटीमीटर थी, है ना। और जब मेटल बॉन्ड करती है टू CO तो पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है, किससे, मेटल से कार्बोनिल को, है ना। उसकी वजह से मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रांग होता जाता है ना, बट CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करता जाता है, और इस वजह से जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करती जाती है। जितनी ज़्यादा पी पाई बैक डोनेशन होगी, पाई बैक बॉन्डिंग जितनी बढ़ेगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है उतनी कम होती जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है। सो इतना रखते हैं आज के लिए। जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूं। ओके, चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।